पौष मास की एक अमावस्या की रात थी, पर यह कोई साधारण अमावस्या नहीं थी। ये अधिक मास की अमावस्या थी। वह समय जब समय अपनी धारा से हटकर एक अजीब सी निष्क्रियता में ठहर जाता है। आकाश में एक भी तारा नहीं टिमटिमा रहा था, मानो अमावस्या ने न केवल चांद को बल्कि सारे तारों की रोशनी भी निगल ली हो। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि हवा में सांस लेते ही फेफड़ों में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता था। गांव के बाहरी छोर पर काली नदी के किनारे बसी मायावती की झोंपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक संतुलन टिका हुआ था। झोपड़ी की टूटी फूटी दीवारों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। एक कोने में गीले बोरे और पुरानी चादरों पर 5 साल का गुड्डू लेटा हुआ था। उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था और हर सांस के साथ उसकी छाती से एक सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। निमोनिया का भयानक संकेत। मायावती अपने बेटे के माथे पर गीला कपड़ा रखे हुए थी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी और हर बार जब गुड्डू जोर से खांसता, उसका दिल एक बार फिर धड़कना भूल जाता। वहीं दूसरी ओर उसके पति कैलाश टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हताशा और थकान का भाव साफ झलक रहा था। दाई माँ ने साफ कह दिया था कैलाश, सुबह तक अगर सर्पदंश वटी नहीं मिली तो फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाएगा और फिर मैं जानता हूँ माया, मैं जानता हूँ। आज पूरा दिन गांव की हर दवाई की दुकान पर गया। कोई कहता है बाढ़ की वजह से शहर से सामान नहीं आया, कोई कहता है उनके पास स्टॉक खत्म हो गया। बस राजा वैद्य के पास ही तो है। राजा वैद्य? पर उसकी फीस? हाँ, उसकी फीस। पिछली बार जब गुड्डू को बुखार था तो उसने दवाई तभी दी थी जब मैंने अपनी नई धोती गिरवी रख दी। अब तो हमारे पास रखने को वो धोती भी नहीं है। एक लंबी चुप्पी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज और गुड्डू की घरघराहट सुनाई दे रही थी। मायावती ने अपने गले पर हाथ फेरा। वहां एक पुराना चांदी का ताबीज था, उसकी माँ की एकमात्र निशानी, जो उन्होंने मरते समय उसे दिया था। उसने ताबीज उतारा और कैलाश की ओर बढ़ाया। ये लो, ये चांदी का है। शायद इसके बदले वो एक गोली दे दे। तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारी माँ की एकमात्र निशानी है। तुम्हें याद है ना, उन्होंने इसे अपने माथे से लगाकर तुम्हें दिया था। और ये मेरा बेटा है। मेरी माँ की निशानी बड़ी है या उनकी नातिन की जान? कैलाश, देखो इसे, ये हर सांस के साथ संघर्ष कर रहा है। माँ ने ये ताबीज मेरी सलामती के लिए दिया था। अगर ये ताबीज उनके पोते की जान बचा सकता है तो मैं जानती हूँ वो खुश ही होंगी। कैलाश की आंखें नम हो गई। वह जानता था मायावती सही थी, पर वह यह भी जानता था कि इस ताबीज के जाने का मतलब होगा मायावती की आत्मा का एक टुकड़ा हमेशा के लिए खो जाना। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, पर मैं चलूंगा, तुम यहाँ रहो। नहीं, तुम गुड्डू के पास रहो। उसे गीले कपड़े से पोंछते रहना। मैं स्वयं जाती हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मायावती ने एक पुरानी लालटेन जलाई। मिट्टी के तेल की कमी थी, इसलिए बत्ती बहुत छोटी रखी। उसने एक मोटी लाठी उठाई और एक पुरानी पॉलिथीन अपने सिर पर ओढ़ ली। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसे जैसे थप्पड़ मारा। रात के 8 बजे थे, पर बारिश के घने बादलों और अमावस्या के अंधेरे ने मिलकर ऐसा घोर तिमिर फैलाया था कि दिन और रात का भेद मिट गया था। काली नदी, जो आम दिनों में गांव की जीवन रेखा थी, आज उफान पर थी। उसकी गर्जना दूर से ही सुनाई दे रही थी। राजा वैद्य का घर नदी के पार था। पुराना लकड़ी का पुल बाढ़ के पहले ही दिन बह चुका था। अब एकमात्र रास्ता था भूतिया घाट से होकर नाव द्वारा नदी पार करना। भूतिया घाट का नाम सुनते ही गांव के बच्चे बूढ़े सभी की रूह कांप जाती थी। बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि अधिक मास के इन अशुभ दिनों में यहाँ डूबे हुए लोगों की आत्माएं सतह पर आती हैं। वे कर्ज वसूलने आती है। कोई नहीं जानता था वो कर्ज किस चीज का होता है, पैसे का, रिश्तों का या आत्मा का। बस इतना पता था कि जो भी अधिक मास में इस घाट से रात को नदी पार करता, वो या तो कभी लौट कर नहीं आता या फिर लौटता तो था, पर वो व्यक्ति वही नहीं रहता था। मायावती ने लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी बारिश में टिमटिमा रही थी। पगडंडी कीचड़ से सनी हुई थी। जंगल के पेड़ काले
डरावने खड़े थे। घाट के निकट पहुंचते पहुंचते उसे एक अजीब सी गंध आई। नदी की कीचड़ और सड़े हुए कमल के फूलों की बू के बीच एक मीठी भारी खुशबू। ये खुशबू अप्राकृतिक थी। घाट के पत्थरों पर उसने पैरों के निशान देखे, ताजे गीले निशान, पर वे निशान घाट के किनारे तक जाकर अचानक गायब हो रहे थे, मानो कोई व्यक्ति वहां से सीधा पानी में कूद गया हो। तभी उसकी नजर नदी के बीचों बीच पड़ी। लहरों के बीच एक छोटी सी नाव टिमटिमाते दिए के साथ खड़ी थी। ओ नाविक, पार चढ़ा दो जल्दी। नाव हिली। धीरे धीरे वो किनारे की ओर आने लगी। जैसे जैसे वो निकट आई, मायावती ने देखा कि नाव पुरानी और जर्जर थी। नाविक के चेहरे पर एक बड़ी सी टोपी थी जिसने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। नाव किनारे लगी। नाविक ने कोई शब्द नहीं कहा, बस सिर हिलाया। मायावती नाव पर चढ़ गई। नाव हिली और वह लाठी का सहारा लेकर संतुलन बनाने की कोशिश करने लगी। नाविक ने बिना एक शब्द कहे डंडे से नाव को धक्का दिया और वे नदी के बीच की ओर बढ़ने लगे। पानी का बहाव तेज था। नाव डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। आधे रास्ते में नाविक ने अचानक अपना काम रोक दिया। नाव धारा के साथ बहने लगी। किराया? मेरे पास पैसे नहीं है भैया, पर मेरे पास ये चांदी का तावीज़ है, बहुत पुराना है, ले लो। पैसे नहीं चाहिए, कर्ज चाहिए। कर्ज? मैं कर्ज कैसे दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हर इंसान के पास कुछ न कुछ कर्ज होता है। कोई अधूरी प्रार्थना, कोई निभाया न गया वादा, कोई दबी हुई इच्छा जो हृदय में सड़ रही है, कोई ऐसा रहस्य जो कभी किसी को नहीं बताया। हम उसी कर्ज को वसूलते हैं। मायावती की रूह कांप उठी। उसका मन तेजी से पिछले दिनों को खंगालने लगा और तभी एक स्मृति कौंधी। 5 साल पहले जब गुड्डू का जन्म हुआ था तो वो बहुत कमजोर था। दाई माँ ने कहा था कि बच्चा शायद नहीं बचेगा। उस रात मायावती ने अपनी माँ के ताबीज के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की थी, हे भगवान, इस बच्चे को लंबी उम्र देना। मैं अपनी आधी उम्र इसकी खुशी के लिए देने को तैयार हूँ। क्या यही कर्ज था? एक माँ की वह प्रार्थना जो शायद किसी अदृश्य शक्ति ने सुन ली थी। तुम्हें पता है तुम्हारा कर्ज क्या है? उसे चुकाओ, नहीं तो ये नाव आज पार नहीं जाएगी और ना ही तुम वापस जा पाओगी। तुम यहीं रह जाओगी हमारे साथ। मायावती ने नदी के पानी की ओर देखा। लहरों के बीच उसे चेहरे दिखाई देने लगे। पानी के नीचे से उभरते हुए चेहरे, एक बूढ़ी औरत का, एक युवक का, एक बच्ची का, सभी मूक, पर उनकी निगाहें मायावती पर टिकी हुई थी। तभी दूर से उसे गुड्डू की खांसी सुनाई दी, स्पष्ट, तीखी, वही खांसी जो उसकी छाती को चीर रही थी। ये कल्पना हो सकती थी, पर एक माँ का दिल बेकाबू हो गया। ठीक है, लो, मेरी आधी उम्र ले लो। वो वादा मैंने किया था वो पूरा करो, पर मुझे जल्दी पार पहुंचाओ। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। नाविक के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैली। वो मुस्कान खुशी की नहीं बल्कि संतुष्टि की थी। एक पल के लिए सब कुछ सुन्न हो गया। आवाजें धुंधली पड़ गई। मायावती को लगा जैसे उसके मन के अलमारी के कुछ पन्ने तेज हवा में उड़ गए हों। वो साल जब वो स्कूल में फर्स्ट आई थी, उसकी खुशी का पहला एहसास धुंधला पड़ गया। उसकी माँ की आवाज जो उसे लोरी सुनाती थी, अब दूर, बहुत दूर चली गई। नाव तेजी से पार लग गई। जैसे ही उसने किनारा छुआ, मायावती ने खुद को धक्का देकर बाहर किया। वो पलटकर देखना चाहती थी, पर एक आंतरिक आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मत देखो, कभी पीछे मत देखो। राजा वैद्य का घर गांव के बाहरी हिस्से में था। 2 मंजिला पक्का मकान। बरामदे में एक मेज पर दवाइयों के डिब्बे सजे हुए थे। वैद्य स्वयं एक कुर्सी पर बैठा था, एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। वैद्य जी। अरे मायावती, इतनी रात को? गुड्डू की तबीयत और खराब हुई क्या? हाँ, सर्पदंश वटी चाहिए, दाई माँ ने कहा है।
ओ, वो तो बहुत कीमती दवाई है। मेरे पास बस एक ही शीशी बची है। पूरे गांव की मांग है उस पर। मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये लो, चांदी का है, मेरी माँ का है। वैद्य ने ताबीज लिया, उसे उंगलियों के बीच घुमाया, फिर एक छोटे से हथौड़े से हल्का प्रहार किया। शुद्ध चांदी की आवाज आई। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत अच्छी चीज है, शुद्ध चांदी। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक नहीं 10 दवाइयाँ दे सकता हूँ। मुझे बस एक चाहिए और जल्दी दो, मेरा बच्चा वो इंतजार कर रहा है। वैद्य ने अलमारी से एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें 3 गोलियां थी। मायावती ने शीशी ली और मुड़कर जाने लगी। रुको। हाँ? मायावती, तुम्हारे चेहरे से एक अजीब सी रोशनी गायब है। तुम भूतिया घाट से आ रही हो, है ना? मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका शरीर स्तब्ध हो गया। मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में। मेरे दादा ने मुझे चेताया था। वहाँ जो कर्ज देता है वो सिर्फ उम्र नहीं लेता, वो यादें भी ले लेता है, जीवन के रंग भी। तुम्हें महसूस हो रहा है ना, जैसे कुछ खो गया है पर पता नहीं क्या। धन्यवाद वैद्य जी। उसने बिना मुड़े तेजी से नीचे उतर आई। वैद्य की बात सच थी। उसे अपने बचपन के घर का खिड़की से दिखने वाला आम का पेड़ याद नहीं आ रहा था। उसकी माँ की आवाज अब सिर्फ एक ध्वनि थी, शब्द नहीं। वापसी का सफर और भी भयानक था। नदी के किनारे पहुंचते ही वही नाव और वही नाविक वहां मौजूद था, मानो वो उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। कर्ज तो चुका दिया, पर ब्याज बाकी है। ब्याज? कैसा ब्याज? तुमने तो मेरी आधी उम्र ले ली। उम्र का एक हिस्सा तो लिया, पर जिंदगी जीने की तुम्हारी खुशी, तुम्हारे छोटे छोटे आनंद, तुम्हारी मुस्कान की चमक, वो तो हमें स्वतः ही मिल जाती है। देखो। उसने नाव के किनारे की ओर इशारा किया, जहां नदी का पानी शांत था और एक दर्पण की तरह चमक रहा था। मायावती ने झुककर देखा। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, पर वह प्रतिबिंब वह नहीं था जो होना चाहिए था। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में एक खालीपन था, होंठों पर मुस्कान के निशान थे, पर वे निशान अब सिर्फ यादें थी। हर बार जब तुम्हारा बेटा हंसेगा, तुम्हें अपनी खोई हुई याद का एहसास होगा। एक झंझनाहट, पर याद नहीं आएगा क्या खोया। हर बार जब तुम खुश होने की कोशिश करोगी, तुम्हारे भीतर एक खालीपन महसूस होगा, जैसे तुम्हारी खुशी एक कुएं में गिर गई हो। यही ब्याज है। तुम जीवन भर इस ब्याज को चुकाती रहोगी। मायावती की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू भी अजीब थे। वे गर्म नहीं लग रहे थे, वे सिर्फ नमकीन पानी की धाराएं थी। तभी फिर वही आवाज, गुड्डू की खांसी, दूर से पर स्पष्ट, और इस बार उसमें एक कराह भी थी। माँ! यह आवाज मायावती के भीतर बची हुई सारी मानवीयता को जगा गई। ले लो ब्याज, जो कुछ भी लेना है ले लो, पर मुझे जल्दी घर पहुंचाओ। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, उसे गोली देनी है। नाव पार लग गई। मायावती ने किनारे पर कदम रखा और बिना पीछे देखे तेजी से चल पड़ी। उसके पैरों में शक्ति नहीं थी, पर एक आंतरिक मशीन उन्हें चला रही थी। घर पहुंची तो कैलाश ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर चिंता और थकान के भाव थे। माया, तुम लौट आई। दवाई? मायावती ने बिना कुछ कहे शीशी उसके हाथ में थमा दी। उसकी हरकतें यांत्रिक थी। कैलाश ने जल्दी से एक गोली निकाली, उसे पानी में घोला और गुड्डू को पिलाने लगा। बच्चा अर्धचेतन अवस्था में था, पर उसने दवाई निगल ली। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और। धीरे धीरे गुड्डू की सांसों की घरघराहट कम हुई। उसकी छाती का उठना गिरना थोड़ा आरामदायक हो गया, और फिर लगभग आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो चारों ओर देखा और कैलाश का चेहरा देखकर मुस्कुराया, एक कमजोर पर वास्तविक मुस्कान। बाबू। देखो माया, वो ठीक हो रहा है, आओ देखो। मायावती धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने गुड्डू के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में जीवन लौट आया था। उसके गालों पर हल्का लालापन था। ये दृश्य देखकर उसके भीतर कुछ हिला, एक ऐसी भावना जो गहरी सुरंग में कहीं दबी हुई थी। वो सतह पर आने की कोशिश कर रही थी। कैलाश ने मायावती को गौर से देखा। उसने उसके चेहरे पर एक अजीब खालीपन देखा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखों में
एक अजीब सी खालीपन है, जैसे जैसे तुम यहाँ हो भी और नहीं भी। मैं ठीक हूँ, बस थकी हुई हूँ। कुछ यादें, कुछ रंग खो गए हैं, शायद हमेशा के लिए। उसने गुड्डू के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान को देखकर मायावती के होठों पर भी एक मुस्कान आई। हाँ, ये मुस्कान भारी थी। इसमें एक दर्द था, एक कीमत थी, पर थी तो मुस्कान ही। वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, पर होठों पर तो थी। उसे नाविक की बात याद आई, खुशी का प्यास। उसने जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा, पर जो पाया, ये जीवन जो उसकी गोद में सो रहा था, वो उस सब की कीमत से ज्यादा मूल्यवान था। मायावती ने अपनी यादें दे दी, पर हर माँ इतनी किस्मत वाली नहीं होती। जानना चाहते हैं अगली बार किसने क्या खोया? तो अभी सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखें। वहाँ सौदा और भी खतरनाक है।